हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, हम सीरीज़ में आपको स्टैटिक जीके के सभी को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो ये सीरीज़ नंबर 6 है। इसमें हम 151 से 180 क्वेश्चंस तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा। जो गौतम बुद्ध थे, इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद इन्हें किस रूप में जाना गया, तो इन्हें बुद्ध के रूप में जाना गया। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, ये बाद में गौतम बुद्ध कहलाए। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का। और गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया में, ठीक है, महाबोधि वृक्ष के नीचे इन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के रूप में जाना जाता है। और सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। ये भी आप सभी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से जिसका नाम है लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स, जो हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है लोथल, तो लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस.आर. राव ने की थी। ठीक है, एस.आर. राव ने लोथल की खोज की थी। कब की थी फ्रेंड्स, तो इन्होंने की थी 1957 में। कब की थी, तो 1957 में एस.आर. राव ने इसकी खोज की। और ये कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है हमारा कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है। तो वह कौन सा शिलालेख है, वह है 13वां शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, सम्राट अशोक द्वारा कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो कुल मिलाकर 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसमें से जो कलिंग पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी, इसका वर्णन जो है 13वें अभिलेख में दिया गया है। ठीक है, ये सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी। जो महाभारत में वर्णित है कुरुक्षेत्र की लड़ाई, ये कितने दिन तक चली थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 18 दिन तक चली थी। कितने दिन तक, तो 18 दिनों तक ये लड़ाई लड़ी गई थी। ये युद्ध जो था ये कहाँ, तो हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कौरव और पांडव नामक चचेरे भाइयों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। जो कनिष्क था, इसके शासनकाल के दौरान इसके दरबार में आयुर्वेद विद्वान प्रसिद्ध कौन था, तो वह था चरक। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विद्वान के रूप में विख्यात थे। ठीक है, और वे जो थे ये कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। ठीक है, इसके राज्य के राजवैद्य थे। और इन्होंने जो एक पुस्तक लिखी है चरक संहिता, ये एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। क्या है, प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। ठीक है, इसका नाम आप याद रखिएगा। और कुषाण साम्राज्य के संस्थापक भी किसे माना जाता है, तो कनिष्क को ही माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं। जो तारीख ए फिरोज शाही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसे किसने लिखा है, तो जियाउद्दीन वर्नी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। कब से कब तक, तो इन्होंने 1285 से लेकर 1357 तक। ठीक है, एक इतिहासकार था। इनका जो शासनकाल है ये बताया गया है कि ये कब से कब तक एक इतिहासकार रहा, तो 1285 से 1357 तक इसका एक शासनकाल रहा। और इसने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का भी जिक्र किया है। तो इसका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है। तो आपको बताना है, जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने जो 1857 की क्रांति हुई थी उसको सिपाही विद्रोह नहीं कहा है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर आप बता भी सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह नहीं कहा है।
और इन्होंने बीडी सावरकर जैसे विद्वानों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। जो बीडी सावरकर थे इन्होंने 1857 की क्रांति को क्या कहा है, तो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में माना है। और जबकि जॉन लॉरेंस सीले और आरसी मजूमदार का क्या कहना है, तो इन्होंने इसे एक सिपाही विद्रोह बताया है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को किसने सिपाही विद्रोह कहा है, या फिर पूछ लिया जाता है कि किसने नहीं कहा है। अगर नहीं की बात होती है तो आप कार्ल मार्क्स का नाम याद रखिएगा, और अगर पूछा जाता है किसने सिपाही विद्रोह कहा है तो इनमें से आप पता है जॉन लॉरेंस और सीले और आरसी मजूमदार और एक थे सैयद अहमद खान, इन तीनों का नाम याद रखिए। इन्होंने सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी है 1857 की क्रांति को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग किस सन में की गई थी। जो मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग हुई थी, ये किस सन में हुई थी, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है, 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जो अध्यक्षता करते हुए किसने की थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र जिसका नाम रखा गया था पाकिस्तान की मांग की थी। और पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चौधरी रहमत अली था। ठीक है, पाकिस्तान का जो नाम दिया है किसने दिया है, इसका जन्मदाता कौन है, तो चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की है, आप सभी जानते भी होंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरविंदो घोष ने की है। ठीक है, बाद में जो वंदे मातरम पुस्तिका है ये 1905 में लिखी गई। कब, तो 1905 में अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई, स्थापित की गई है। और ये एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। कैसी भाषा का, तो ये अंग्रेजी भाषा का। ये प्रकाशित कब हुआ फ्रेंड्स, तो ये 6 अगस्त 1906 को प्रकाशित हुआ था। कब, तो 6 अगस्त 1906 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम सितारा कौन सा है, तो नासा के अनुसार सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा जो है पृथ्वी का, वह है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम सितारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। ये जो है ये पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना, तो 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है फ्रेंड्स, जब ज़्यादा दूरी नापी जाती है तो किसमें, प्रकाश वर्ष में। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। जो रोहतांग दर्रा है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा जो है ये मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर है। कितना, तो 51 किलोमीटर दूर हिमालय के पूर्वी पेड़ जिसका नाम है पंजाल रेंज पर एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। ठीक है, यह कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। कहाँ, तो कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है, तो वे कौन सा अंडमान है, इसका राइट आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर डी राइट है। 10 डिग्री चैनल जो है ये एक जल अंतराल है जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है, इसलिए इसे 10 डिग्री चैनल नाम भी दिया गया। ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो है 10 डिग्री चैनल ये बुध मध्य रेखा के उत्तर में अक्षांश की 10 डिग्री रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है। जो पटाखा है ये किस देश की मुद्रा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मकाऊ देश की। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात हुई है यहाँ पे पनामा देश की। तो पनामा देश की मुद्रा क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर। ठीक है, पनामा देश की मुद्रा क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर। और लाओस की बात हुई है तो लाओस की मुद्रा क्या है, लाओ किप। क्या है, लाओ किप। और फ्रेंड्स मकाऊ की है पटाखा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। और फ्रेंड्स ऑप्शन में बात हुई है मैक्सिको की, तो मैक्सिको की क्या है मुद्रा, वह है मैक्सिकन पैसो। क्या है, मैक्सिकन पैसो। ये सभी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग है, तो आपको बताना है कि भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितने परसेंट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 70%। ठीक है, 17% जो है ये भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग प्रतिशत है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़े बताए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। आप सभी जानते भी होंगे वह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी। नंदा देवी जो है ये पूरी तरह से जो है भारत में स्थित है। फ्रेंड्स, जो ये नंदा देवी पर्वत शिखर है ये कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड राज्य के पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा, ऊंचाई भी पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। अब आपको बताना है जो नीलम संजीव रेड्डी थे ये भारत के कौन से नंबर के प्रधान राष्ट्रपति थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 6वें नंबर के। ठीक है, जो नीलम संजीव रेड्डी थे ये निर्विरोध चुने गए थे और ये भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 13 मई 1913 में हुआ था। ठीक है, ये भारत के 6वें राष्ट्रपति बने थे और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। ये 25 जुलाई से 1977 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था और 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल रहा। ये आप सभी याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इनके समय में 1977 के आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी की पराजय हुई थी उस समय नवगठित राजनीतिक दल जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया था। और ये जो थे ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का पहला गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन था, तो नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। आप सभी भी जानते होंगे कि अनुच्छेद 66 के तहत जो है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। जो भाग 2 है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है नागरिकता से। ऑप्शन नंबर ए राइट है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 का वर्णन किया गया है। कब से कहाँ तक, तो 5 से 11 में भारत की नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 5 में शुरुआती भाग में भारत के जो नागरिकता के बारे में तथा अनुच्छेद 11 में क्या बताया गया है, कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए भारत संसद को शक्तियां दी गई हैं। और जो नागरिकता अधिनियम है कि 1955 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। अब आपको इनमें से बताना है कि कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गूगल। ठीक है, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ब्राउजरों में मुख्य रूप से इंटरनेट पर वेबसाइटों को प्रदर्शित करता है और एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, गूगल जो है एक वेब ब्राउजर नहीं बल्कि एक सर्च इंजन है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रैम। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक कंप्यूटिंग डिवाइस में हार्डवेयर है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस एप्लीकेशन प्रोग्राम और वर्तमान उपयोग में डेटा रखा जाता है ताकि वे डिवाइस के प्रोसेस द्वारा जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और फ्रेंड्स, यहाँ पे रैम की बात हुई है। रैम एक अस्थायी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जानी जाती है और रोम जो है ये स्थिर मेमोरी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर है। जो 1 गीगाबाइट होता है कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए
1024। जो 1 गीगाबाइट होता है ये 1024 मेगाबाइट वाणी के बराबर होता है। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि गीगाबाइट जीबी मतलब, ठीक है, गीगाबाइट का मतलब क्या होता है, जीबी। ठीक है, 1 जीबी जो होता है वह 1024 MB के बराबर होता है। ठीक है, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। और 1 जीबी जो होता है 1000 MB के बराबर होता है। ये दशमलव में बात की गई है। और 1 जीबी जो बाइनरी में बताया गया है वो 1024 MB होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। जो 2011 के अनुसार जनगणना हुई थी, इसमें उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है इलाहाबाद। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद तथा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो फ्रेंड्स वह है महोबा। ये भी आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है इलाहाबाद और सबसे कम जनसंख्या वाला है महोबा। और उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है जनसंख्या घनत्व वाला तो आप बताइएगा गाजियाबाद। और तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला तो वह है ललितपुर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी, तो वह कौन सा शासक था, तो वह था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ही था। इसका संबंध करोना जनजाति से था। किससे, तो करोना जनजाति से संबंध था। और जो गाजी मलिक था इसका 8 सितंबर 1320 को गद्दी पर बैठा था। कब, तो 8 सितंबर 1320 को गद्दी पर बैठा था। और इसने ही सिंचाई के लिए कुआं तथा नहरों का निर्माण कराया था। इसने तुगलकाबाद नामक नगर की भी स्थापना की थी। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तुगलकाबाद जो नगर है इसकी स्थापना किसने की थी, तो अधिकांश बच्चे आंसर देते हैं फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी। आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो वह है कानपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्या, कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को। ये उत्तर प्रदेश के वित्तीय और औद्योगिक राजधानी भी है। उत्तर प्रदेश की जो वित्तीय और औद्योगिक राजधानी मानी जाती है, किसे माना जाता है, कानपुर को ही माना जाता है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के आहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो दिवाली के दौरान ये फाई डंडा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, आहिर समुदाय के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वह किया जाता है फाई डंडा। दिवाली के दौरान जो बुंदेलखंड के आहिर समुदाय द्वारा फाई डंडा और भगोरिया नृत्य जो है ये कहाँ किया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा। और जो भगोरिया नृत्य फ्रेंड्स ये होली के दौरान आयोजित किया जाता है और पाई डंडा ये दिवाली के दौरान आयोजित किया जाता है। इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सफ़ेद धागे से जो कढ़ाई की जाती है उसे क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है चिकनकारी। चिकनकारी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि कढ़ाई करने से है। इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वह निकलता है कढ़ाई करना। ठीक है, ये पारंपरिक कढ़ाई शैली लखनऊ के सबसे पुराने और प्रसिद्ध कला रूपों में से एक है। ठीक है, ये कहाँ की, तो लखनऊ की, जिसे मुगल शासकों द्वारा शुरू किया गया था। और फ्रेंड्स जो चिकनकारी है सफ़ेद धागों का उपयोग करके की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में नहीं है। आपको बताना है कि वे कौन सी नदी है जो अरब सागर में जिसका समागम नहीं है, तो वह है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। फ्रेंड्स नर्मदा नदी की बात हुई है तो इसकी लंबाई कितनी है, 1312
किलोमीटर है। कितनी है? 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। और इस नदी का जो समागम होता है ये अपना मतलब मुहाना कहाँ बनाती है? तो ये खंबात की खाड़ी में है। ठीक है, ये पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वह है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? जो सिक्कों की ढलाई का अधिकार है एकमात्र वो किसके पास है? तो वह है भारत सरकार के पास। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा कुल 4 शहरों में भारत सरकार के टकसालों पर सिक्कों की ढलाई की जाती है। 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करती है, जबकि अन्य नोट जो है वह कौन जारी करता है? तो वह रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। और उसके बाद किसका नंबर आता है? तो आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक है, बिहार है, गुजरात है, ये सब इसके बाद में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत है। जो उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए भूमि प्रयुक्त की जाती है वह कितने प्रतिशत की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 68.7%। कितनी? तो 68.7%। ठीक है, बाद में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो वह कृषि है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो 65% जनसंख्या है ये कृषि पर ही आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उत्तर प्रदेश की 65% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रदेश के आर्थिक विकास में जो कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, ये वर्ष 2014 और 15 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 165.98 लाख हेक्टेयर, यानी कि लगभग कितना होता है? तो वह होता है 68.7। ठीक है, इतने क्षेत्र में खेती की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हमने विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, स्पेशली आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।